नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज आपको quality.com में नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम जानेंगे ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड IATF में क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम देखेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हमने जो है 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट हमने आपको बताया था कि इसका रिसोर्स और सोर्स और कहाँ से मेंशन है, किस स्टैंडर्ड में कहाँ पे है, और इसमें व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, और व्हाई द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉर द ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। और इसमें दोनों ISO 9001 2008 और ISO 9000 2015 में क्या नामिनक्लेचर है और कितने कितने इसमें प्रिंसिपल्स हैं, तो उनके बारे में हमने आपको पार्ट 1 में डिस्क्राइब किया हुआ है और उसको हम लिंक में आपको दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे ISO 9000 2008 और ISO 9000 2015 में जो इनकी डिफिनीशंस दी गई हैं उसके बारे में जानेंगे कि क्या मतलब है उनका। तो हमने इनको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इसलिए डिवाइड कर दिया गया कि बहुत बड़ा वीडियो ना बने और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए और आप इसको एंजॉय करके समझ सकें और देख सकें। इसीलिए हमने इसको 2-3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। चलिए हम जानते हैं डिफिनीशंस क्या है। सबसे पहला हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का पहला प्रिंसिपल्स है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस हमारा ISO 9001 2008 में क्या बोलता था कि ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड ऑन देयर कस्टमर्स एंड देयरफॉर शुड अंडरस्टैंड करंट एंड फ्यूचर कस्टमर नीड्स, शुड मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड स्ट्राइव टू एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। यानी संगठन जो है वो ग्राहकों पर निर्भर है, इसीलिए उन्हें वर्तमान और भविष्य की ग्राहकों की जरूरतों को समझना चाहिए, ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पार करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब ग्राहक की संतुष्टि के साथ साथ हम अगर उनको एक्स्ट्रा दे सकते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। 2015 में नया जो आया, इसमें चेंजिंग क्या किया, इसमें चेंजिंग ये हुई कि द प्राइमरी फोकस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इज टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड स्ट्राइव टू एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। यानी इसमें गुणवत्ता प्रबंध का प्राथमिक ध्यान ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करना और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पार करने का प्रयास कर। इसमें देखिए दोनों में क्या डिफरेंस हो गया। वहां पे ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में आपने सिस्टम इंप्लीमेंट किया क्वालिटी मैनेजमेंट, उसी के अंदर ही डाल दिया गया कि अगर ये सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है तो इसमें कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या कस्टमर जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो यानी सिस्टम के थ्रू कस्टमर को फोकस कर दिया गया। पहले ऑर्गेनाइजेशन करता था, लेकिन अब जो आप सिस्टम इंप्लीमेंट करोगे वो सिस्टम ही कस्टमर को फोकस करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस था। दूसरा है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप की जो डिफिनीशंस पहले थी वो ये है कि लीडरशिप एस्टैब्लिश्ड यूनिटी ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, दे शुड क्रिएट एंड मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट इन व्हिच पीपल कैन बिकम fully involved in achieving the organization objectives। नेता जो होते थे वो संगठन के उद्देश्यों की को स्थापित करते थे, वहां पे आंतरिक वातावरण बनाते थे और लोगों को उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते थे और उनको शामिल करते थे। जो 2015 में क्या हुआ हमारा कि इसमें लीडर्स एट ऑल लेवल्स एस्टेब्लिश यूनिटी ऑफ पर्पस and direction and the create conditions in which peoples are engaged in achieving the quality objectives of the organization। इसमें भी सेम वही काम था, लेकिन इसमें सभी स्तरों पर चालू कर दिया है, नीचे लेवल से लेकर के वर्कर लेवल से लेकर के टॉप मैनेजमेंट तक के सभी लोगों को, लीडर्स का काम होगा सभी लोगों को एंगेज करना है और उनको क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन का ये क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स है, इसको आपको अचीव करना है और उनको उसमें शामिल करना। तो ये दोनों में डिफरेंस था हमारा। पहले वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे, अब ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनको मोटिवेट करना और उनको आगे ले आना है।
उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। हमारा अगला क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है एंगेजमेंट ऑफ पीपल्स। एंगेजमेंट ऑफ पीपल्स जो पहले हमारा इन्वायरमेंट ऑफ पीपल था, जो अभी आप आगे देखेंगे हम, कि पीपल एट ऑल लेवल्स आर द एसेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर फुली इन्वॉल्वमेंट इनेबल देयर एबिलिटी टू यूज्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड बेनिफिट्स। यानी कि सभी स्तरों पर लोगों को एक संगठन का सार होते हैं और उनकी पूर्ण भागीदारी संगठन के लाभ के लिए उनकी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। ये हमारा इसका जो पुराना था उसका डिफिनेशन थी, और अभी इसमें चेंज कर दिया गया कि इंगेजमेंट जो था वो अभी इन्वॉल्वमेंट था वो उसको इंगेजमेंट में बना दिया। उसका इंगेजमेंट का पर्पज ये है कि इसमें इट इज इसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑल पीपल्स आर कॉम्पिटेंट, empowered and engaged in the delivered value. Competent, empowered and engaged pupils throughout the organization enhance its capability to create value. यानी संगठन के लिए आवश्यक है कि सभी लोग सक्षम हों, सशक्त हों और वो मूल्य प्रदान करें, मतलब अपना वैल्यू दें, और संगठन में जो भी लोग हैं वो उसको इनकी क्षमता को बढ़ाना, यानी कि उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना और संगठन के लिए उसको उपयोग करना। ये हुआ एंगेजमेंट ऑफ पीपल। अगला हमारा टॉप प्रिंसिपल्स है प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच में यानी आपके जितने भी प्रोसेस हैं उनको इफेक्टिवली और एक्टिविटी रिलेटेड रिसोर्स एंड मैनेज करना रिजल्ट के साथ, यानी कि वांछित परिणाम तथा आर्थिक कुशलता से प्राप्त हो तथा गतिविधियों को संबंधित संसाधनों को एक प्रक्रिया के रूप में प्रतिबंधित करना। यानी आपके यहाँ जितने भी प्रोसेस हैं उनको एक तरीके से संबंधित करना और बताना, प्रबंधित करना, मैनेज करना उस प्रोसेस को। पहले ये बोलता था, दोबारा जो हमारा नया आया तो उसमें बोला कि कंसिस्टेंस एंड प्रेडिक्टेबल रिजल्ट आर अचीव्ड मोर इफेक्टिवली एंड efficiently when activity are understood and managed as interrelated process that functions as a coherent system। यानी कि इसका तात्पर्य था कि एक दूसरे से उसको लिंक करना, यानी कि आपके यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस है उसको एक दूसरे से लिंक करना और उसको प्रक्रियाओं को रूप में साझा और प्रबंधित किया जाता है, तब जाके उसका कंसिस्टेंस एंड प्रेडिक्टेबल रिजल्ट मिलता है। अगला हमारा इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट में क्या बोलता है कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल परफॉर्मेंस शुड बी अ परमानेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि संगठन के सभी जो समग्र प्रदर्शन में निरंतर सुधार और संगठन का अस्थायी उद्देश्य होना चाहिए। 2015 के स्टैंडर्ड में क्या बोला कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट जो था उसको हमने इम्प्रूवमेंट में कर दिया। सक्सेसफुली organizations have an ongoing focus on improvement। यानी सफल संगठन जो होते हैं वो सुधार को निरंतर ध्यान में केंद्रित रखते हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ पे हमेशा उसको फोकस रखना पड़ता है। पहले क्या था कि संगठन समग्र सुधार की अस्थायी उद्देश्य होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अस्थायी नहीं है, यहाँ पे निरंतर ध्यान देना है आपको कि इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ पे है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमारा अगला है प्रिंसिपल्स एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग का पहला जो डिफिनेशन 2008 में थी वो थी कि इफेक्टिव डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि प्रभावी निर्णय जो लिया जाता था, जो इफेक्टिव निर्णय लिया जाता डिसीजन, वो डेटा और जानकारी के विश्लेषण पर आधारित होता था। जो नया हमारा आया 2015 में, उसमें जो फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग था उसको चेंज करके नाम इसका दे दिया गया था एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। तो इसमें हमारी जो डिफिनेशंस आई वो ये आई कि डिसीजंस बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर मोर लाइकली टू प्रोड्यूस डिजायर रिजल्ट। यानी कि डेटा और सूचना के विश्लेषण भी और मूल्यांकन भी करना है के आधार पर आपको
निर्णय देना है, और उसके निर्णय देने से आपके परिणाम की अधिक संभावना होगी। जब आप उसको डेटा और सूचना यानी विश्लेषण भी करेंगे, मूल्यांकन भी करेंगे, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलने की चांसेस है। तो ये हमारा छठा प्रिंसिपल था। सातवां रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसमें जो बोलता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सप्लायर आर इंटरडिपेंडेंट एंड a mutually beneficial relationship enhance the ability and both to create, यानी कि संगठन जो था वो अपने आपूर्तिकर्ताओं को और एक पारस्परिक रूप से लाभ प्रदान करने के लिए, संबंधित मूल्य बनाने के लिए दोनों की क्षमता को बढ़ाता था। आपके जो सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, तो उनको दोनों को लेकर के अपना जो ऑर्गेनाइजेशन करता था। लेकिन दूसरी बार अब इसमें क्या हुआ कि इसमें म्यूचुअली बेनिफिशियल जो सप्लायर रिलेशनशिप था उसको चेंज करके रिलेशनशिप बना दिया कि नहीं, अब आपको रिलेशन मैनेजमेंट के थ्रू काम करना है। फॉर सस्टेन्ड सक्सेस, अच्छे सक्सेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करेगा दियर रिलेशनशिप विद इंटरेस्टेड पार्टी, जो भी आपकी इंटरेस्टेड पार्टी हैं उनको सच ए सप्लायर, यानी निरंतर सफलता के लिए संगठन इच्छुक पार्टियों को जैसे आपूर्तिकर्ताओं के साथ अपने संबंधों का प्रबंध करेगा, मैनेज करता रहेगा। तो इसमें अपने रिलेशंस को भी मैनेज करना है उनके साथ में। तो इसलिए सतवां हमारा रिलेशनशिप था। अभी हमने आपने देखा कि ये दोनों स्टैंडर्ड्स में क्या क्या डिफरेंसेस थी, उसका क्या क्या रिजल्ट आया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगला जो हमारा पार्ट 3 आएगा उसमें हम बात करेंगे बेनिफिट, और उसको हम पॉसिबल्स एक्शंस क्या हैं उनको लगाने के लिए। थोड़ा वीडियो इसलिए बड़ा हुआ कि हमारा जो थोड़ा हम इसको डिटेल में देखें।